नमस्कार। करीब एक सप्ताह तक तन्हाई में रहने वाले रोहतास वासियों की ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। जितने भी रोहतास में रहने वाले लोग हैं उनकी खुशियां वापस आ गई है। आज अहले सुबह जैसे ही उनके मोबाइल पर मैसेज टोन सुनाई पड़ने लगे, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़े लोग हैं उनके मोबाइल पर जब मैसेज आने लगे, तब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। और उस समय से, जब से मैसेज आने शुरू हुए, उसके बाद से जो लोग जगे वो खुशियों के मारे सो नहीं पाए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि करीब एक सप्ताह तक रोहतास में इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई थी और इंटरनेट सेवा चालू नहीं होने के कारण सारे लोग एक तरह से अपने आप को तन्हाई में जीते हुए महसूस कर रहे थे। कारण कि आजकल हर काम इंटरनेट सेवा से जुड़ा हुआ है और कोई भी काम बिना इंटरनेट के संचालित होना संभव ही नहीं है। इसीलिए लोग अपने आप को एक तरह से अधूरा महसूस कर रहे थे और इंटरनेट सेवा का लाभ लेने के लिए न केवल लोग आसपास के ज़िले में जाया करते थे, बल्कि कई लोग तो अस्थायी रूप से एक सप्ताह तक जो अन्य प्रदेश हैं या अन्य शहर हैं वहाँ पर अपना आशियाना ही बना लिए थे। 31 मार्च का वो दिन, जिस दिन को शायद रोहतासवासी कभी नहीं भूल पाएंगे, जब रोहतास के सारे जो इंटरनेट से जुड़े काम थे उन्हें एक तरह से ठप कर दिया गया था और केवल कॉलिंग के माध्यम से लोग अपना काम चला रहे थे। उन्हें व्हाट्सएप या किसी तरह के मैसेज भेजने की अगर चाहत थी वो नहीं भेज पा रहे थे और यही मलाल सबको मन में खटक रहा था, क्योंकि सारे ये कार्य जो है वो दिनचर्या में शामिल है और इस दिनचर्या को लोग सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे थे। 31 तारीख को सासाराम में जो कुछ हुआ, उसके बाद से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था और उसके बाद से जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को, वो बताने से भी कम नहीं होने वाला है, या उसको बात से बताया नहीं जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। 31 मार्च को सासाराम शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान जो कुछ घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद सासाराम शहर में जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पात मचाया गया, उसके बाद प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया था और लगातार ये कोशिश की जाने लगी प्रशासन के स्तर से कि किसी तरह से जो ये हिंसा भड़की है या सासाराम शहर में जो आग लगी है उसे बुझाया जा सके। और उसके बाद जिस तरह से कार्य प्रशासन के स्तर से किए गए, वाकई में वह कार्य काबिल तारीफ रहा। कारण कि आज एक सप्ताह बाद अगर सासाराम शहर या रोहतास ज़िले के लोग कहीं न कहीं अपने आप को खुशनुमा माहौल में पा रहे हैं, तो उसके पीछे प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य ही है। और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से प्रशासन के स्तर से या जिस तरह से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके स्तर से कहा जा रहा है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं या जो भी शरारती तत्व हैं जिनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार सीएम के स्तर से बयान आ रहे हैं। जो भी अधिकारी हैं, 2 दिन पहले जब डीजीपी सासाराम शहर में आए थे, उनके स्तर से भी ये कहा गया था कि किसी भी असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जो सवाल अभी सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब भी प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बिहार के सीएम हैं, उन्हें देना चाहिए। मान लिया जाए कि इस शरारती तत्वों के द्वारा सासाराम शहर में ऐसे काम करने की कोशिश की गई जिसके बदौलत करीब एक सप्ताह तक सासाराम शहरवासी अपने आप को एक तरह से कैद महसूस कर रहे थे, एक तरह से अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे थे। लेकिन उन शरारती तत्वों को ये इस तरह के कार्य करने का मौका किसने दिया, ये भी बड़ा सवाल है और इस पर भी विचार होना चाहिए। क्या रामनवमी जुलूस के दौरान उस तरह की तैयारी की गई जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए? इस बात का भी जिक्र क्यों नहीं किया जाए कि आखिर असामाजिक तत्वों को इस तरह के कार्य करने का अवसर कैसे दिया गया? क्या पुलिसकर्मियों की तत्परता, पुलिस अधिकारियों की तत्परता उस समय उस तरह की थी जो अभी दिखाई पड़ रही है? इसकी भी जांच क्यों न की जाए?
कारण कि सासाराम शहर को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। और जैसे ही 30 मार्च को सासाराम शहर में रामनवमी का जुलूस निकला, उस दौरान पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी किस तरह से कार्य कर रहे थे, इसकी भी जांच क्यों न हो। कारण कि कहा जा रहा है कि जैसे ही शिव घाट से रामनवमी का जुलूस निकला, उसके बाद से ही अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। लोग तरह तरह के अफवाह उसी समय से लगा रहे थे, लेकिन दबी जुबान सब कुछ दबी जुबान चल रहा था। कोई कुछ खुलकर नहीं कह पा रहा था, कारण कि उन्हें लग रहा था कि अगर मेरे द्वारा कही गई बात अफवाह निकली तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अफवाहों का बाजार, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जैसे ही जुलूस निकला उसके बाद से ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन आप जो बस्ती मोड़ है, उस बस्ती मोड़ पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को उठाकर देखिए और उस कैमरे से पता लगाइए कि जिन अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी, क्या वो अधिकारी अपनी ड्यूटी सही तरह से वहां पर निभा रहे थे या उनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस समय अधिकारियों की सख्ती निगरानी की जरूरत थी या पैनी नज़र रखने की जरूरत थी, उस समय अधिकारी अपने वाहनों में बैठकर मोबाइल पर लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, अपने परिजनों से बातचीत कर रहे थे। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी या इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सासाराम शहर में जो जुलूस निकला है वो जुलूस काफ़ी संवेदनशील है और इस संवेदनशील जुलूस में कुछ भी हो सकता है। इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी कुछ किया गया उस पर कार्रवाई होना तो लाजमी है, कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी तस्दीक होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, आप जिस दिन योगदान दे रहे थे, शायद आपकी बातों को उस दिन सभी लोगों ने सुना था और आपने कहा था कि अगर पुलिसकर्मियों को नसीहत देते हुए, पुलिस अधिकारियों को नसीहत देते हुए आपने कहा था कि अगर आप असामाजिक तत्वों को, अपराधियों को नहीं दौड़ाएंगे तो अब असामाजिक तत्व, अपराधी आपको जरूर दौड़ाएंगे। क्या वाकई में रामनवमी पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों को दौड़ाने का कार्य आपके अधिकारियों के द्वारा किया गया? इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। कारण कि जब आपके द्वारा कोई गाइडलाइन दिया जाता है या आपके द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाता है, उसके बाद में भी अगर आपके अधिकारियों के द्वारा उस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। आप उस दिन का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकलवा कर देखिए 30 मार्च को कि किस तरह से आपके अधिकारी काम कर रहे थे और जिस समय उन्हें ज़रूरत थी क्या उसके अनुसार उनके द्वारा अपनी ड्यूटी बजाई जा रही थी। इस बात का भी तहकीकात होना चाहिए। कारण कि केवल असामाजिक तत्वों के ऊपर अपना भड़ास निकालकर आप अपने कर्तव्यों से पाला नहीं झाड़ सकते हैं और कुछ इसी तरह का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने माना कि असामाजिक तत्वों के द्वारा सासाराम शहर की छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अपराध कर्मियों को छूट देने की आदत सी पड़ गई है अधिकारियों को। अगर छूट नहीं दिया गया होता तो शायद आज सासाराम शहर की छवि इतनी खराब नहीं होती जितनी अभी पूरे भारत में सासाराम की छवि खराब हुई है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा मुख्यमंत्री पर प्रहार किया गया है या जिस तरह से उनके द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? किसके कारण इस तरह की नौबत आई कि एक बिहार के सीएम को असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता टारगेट कर रहे हैं? आखिर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर अपने अधिकारियों को बचाकर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप अपना किरकिरी कब तक कराते रहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपको इस बात पर भी सोचना चाहिए। आपको इस बात पर क्यों नहीं विचार करना चाहिए कि सासाराम में जो घटना घटित हुई, क्या उसमें अधिकारियों की लापरवाही रही या क्या अधिकारियों के द्वारा अपना कार्य सही तरीके से किया गया? इसकी भी जांच आपको कराना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से आपके ऊपर छीटाकशी की जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके विधि व्यवस्था के जो पैमाने हैं उस पर एक तरह से उंगली उठाई जा रही है और ये उंगली आपके लिए भारी पड़ेगी। कारण कि आप सुशासन के लिए जाने जाते हैं और आपके सुशासन में कुछ अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सुशासन की पोल खुलेगी और आप पर इस तरह से छीटाकशी हमेशा होते रहेंगे। मैं लगातार उस घटना के दिन के एक दिन बाद से लगातार मैं सासाराम की सड़कों पर घूम कर यह जानने का प्रयास करता रहा कि आखिर किसके कमी के कारण इतने बड़े पैमाने पर सासाराम शहर में अशांति हुई। डीएम और एसपी के असर से जो कुछ किया गया, लेकिन
उसको उस कार्य को पहले ही किया जाना चाहिए था। जो जिस कार्य को 30 मार्च को होना चाहिए था, उस कार्य को 31 मार्च को किया गया। अगर 30 मार्च को ही ये सारे कार्य कर लिए गए होते तो आज जो करना पड़ रहा है शायद वो नहीं करना पड़ता, और आज सारे लोग चैन से सोते। सभी लोग जो भी प्रतिबंध झेलना पड़ा या जो भी परेशानी उठानी पड़ी लोगों को, शायद वो परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सोचिए कि सोन नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई केवल इसलिए कि इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण वो उस स्थान पर गए थे जहां पर इंटरनेट सेवा काम कर रही थी, और इसी के चक्कर में सोन नदी में डूबने के बाद 2 युवकों की मौत हो गई। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जानी चाहिए, ये भी सवाल है। सासाराम शहर ने बहुत कुछ खोया, इसके पीछे किसका हाथ है या इसके पीछे किसको माना जाए, कारण माना जाए, ये भी बड़ा सवाल है, और इस सवाल का भी जवाब यहाँ के अधिकारियों को देना चाहिए। केवल आप सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर या वीडियो इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाकर अपनी भूमिकाओं को इस तरह से तय नहीं कर सकते हैं। केवल आपका काम इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि असामाजिक तत्वों की कार्रवाई को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करना भी, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने का काम भी आप ही का है, और आपको शायद ये काम आपके स्तर से नहीं किया गया, जिस कारण से सासाराम शहर सुलग उठा। जो स्पेशल ब्रांच की टीम है उससे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे स्तर से बहुत पहले ही, हम लोगों के स्तर से बहुत पहले ही मुख्यालय को ये रिपोर्ट भेज दिया गया था कि सासाराम शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में भी उस स्तर से तत्परता नहीं दिखाई गई, या अधिकारियों का द्वारा उस स्तर से काम नहीं किया गया जिस स्तर से काम किया जाना चाहिए, जिसका परिणाम हुआ कि सासाराम शहर करीब 1 सप्ताह तक सुलगता रहा। यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं उनके कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। उनके कार्यक्रम के रद्द होने के कारण पूरे भारत में सासाराम की किरकिरी हुई, और यह लोग जानने में दिलचस्पी पूरे 1 सप्ताह तक लेते रहे कि आखिर सासाराम में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिस घटना के कारण गृह मंत्री के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। सोचिए कि नवादा के मन से अगर गृह मंत्री के द्वारा खुलेआम ये कहा जा रहा है कि सासाराम में लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, तो गृह मंत्रालय को किस तरह से यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई है, किस तरह से गृह मंत्री यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं, इसे जाना और समझा जा सकता है। और गृह मंत्रालय के स्तर से क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी जाना और समझा जा सकता है। कारण कि जब गृह मंत्री मन से कहते हैं कि वहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, तो इतना तो तय है कि गृह मंत्रालय के स्तर से भी यहाँ के वरीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी, उनसे भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि जब ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर केवल असामाजिक तत्वों पर ढार कर अपने कर्तव्य को इसी करने की कोशिश में अगर अधिकारी लगे हुए हैं तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कारण कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि सासाराम शहर में अमन और शांति बनी रहे तो इसके लिए पुलिसकर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक किसी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना यही दर्शा रहा है कि पुलिसकर्मियों को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। केवल असामाजिक तत्वों को निशाना बनाकर उन पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन अपराध को रोकने की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों के ऊपर है। और पुलिसकर्मी अगर काम अपना सही ढंग से नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना यही दर्शा रहा है कि सरकार के स्तर से अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और केवल असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की ढाल को बनाकर अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। लेकिन सासाराम शहर में शांति की बहाली तभी हो सकती है जब तक से अधिकारियों को की लापरवाही को भी चिन्हित न किया जाए, जब तक से अधिकारियों की लापरवाही को चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक से यहाँ पर शांति बहाली कराना संभव नहीं है। कारण कि अगर बड़ी संख्या में पुलिस बल के माध्यम से अगर उन शरारती तत्वों को कुछ क्षण के लिए दबा भी दिया जाए तो अगर जैसे ही इन पुलिसकर्मियों की वापसी होगी उसके बाद सारे के सारे कार्य यहाँ के जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं उन्हीं को करना है। अगर उनके स्तर से लापरवाही बरती गई तो एक बार फिर सासाराम शहर सुलग सकता है, और इस बार अगर सासाराम शहर सुलगेगा तो शायद बचाने में काफ़ी कठिनाई होगी। इसलिए लगातार उन अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जिनके स्तर से लापरवाही बरती गई, और उनके लापरवाही का खामियाजा आज पूरे रोहतासवासी भुगत रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सीएम के द्वारा ये कहा जा रहा है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो इतना तो विश्वास यहाँ के लोगों में जग ही रहा है कि मुख्यमंत्री उन लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे जिनके स्तर से लापरवाही बरती गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजलाल पीर मोहल्ला में रहने वाली महिलाओं के द्वारा जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके घर से सामान, जेवरात और पैसे निकालकर पुलिसकर्मी ले गए हैं, तो इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से कुछ दिन पहले पटना में जो घटना हुई थी उसके बाद से जिस प्रकार से वरीय अधिकारियों को कोर्ट में एक तरह से
उन स्थितियों का सामना करना पड़ा था। शायद वो स्थिति उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जा सकती है। उसी तरह की स्थिति का सामना एक बार फिर कहीं सासाराम के मामले में भी न करना पड़ जाए। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जितने भी पुलिस कर्मियों की लापरवाही या जितने अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आ रही है, उसकी जाँच हो और निष्पक्ष जाँच करके पूरे मामले पर एक तरह से गौर किया जाए, ताकि सासाराम शहर में फिर इस तरह की घटना सामने न आ सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।